हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोठारी क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम था और आज हम इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। हम इसके आंसर पे डिस्कस करने वाले हैं, उसके अनुसार से हमें सभी चीज़ों पे चलते हुए हम बात करेंगे, इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर जो है वो 3 सेट में आया था। मेरे पास जो है तीसरा सेट है। मैंने वैसे तो देख लिए तीनों सेट हैं, लेकिन मैं अभी तीसरा सेट के ऊपर ज़्यादा डिस्कस कर सकता हूँ क्योंकि यही अभी मेरे पास मौजूद है। तीनों सेट में अगर देखे जाएँ तो खास जो अंतर जो है वो ज़्यादा नहीं है। जो 4 नंबर्स के क्वेश्चन है, वो जो 2 क्वेश्चन है उन्हीं में अंतर है। बाकी जगह जो है, बाकी जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम होने वाले हैं। तो आज हम उनके ऊपर ही डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए पहले अपने वीडियो के बारे में वीडियो शुरू करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी लेते हैं और फिर उसके आंसर्स के बारे में देखते हैं और फिर उसके बाद आपको और जानकारियाँ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देखें, अगर पहला क्वेश्चन तो जो मेरे पास तीसरा सेट है, अगर तीसरा सेट का अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, साहबानो केस के फैसले को चुनौती क्यों दी गई थी, स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है और मैं आपको नोट्स में से आपको आंसर दिखा देता हूँ। जैसा कि हमने इस साल आपने प्री बोर्ड में भी देखा था, प्री बोर्ड का जो लगभग पेपर था पूरा का पूरा नोट्स में से आया था। अभी भी नोट्स में से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहे, आपको चीज़ें जो हैं बेहतर से समझ आ पाए। तो यहाँ पे साबानो केस के बारे में डिटेल दी गई है। यहाँ पे नीचे आप लोगों ने देख रहा होगा कि यहाँ पर एक बात आई है कि मुसलमानों ने अपने से पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। जो मुसलमानी संगठन थे, जो कुछ संगठन हुआ करते थे, साहबानों के द्वारा जब ये मामला सुलझाया गया था, तो ये साहबानों केस जो एक बहुत बड़ा केस है। आप अगर इसे डिटेल में लोगोगे तो 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। केवल यहाँ पे पूछा गया कि इसे चुनौती क्यों दी गई थी, क्योंकि मुसलमानी संगठन थे, जो बहुत बड़े बड़े संगठन हुआ करते थे, जो उनके लॉ के ऊपर निगरानी रखते हैं, जो लॉ बनाते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो उनका मानना था कि इसे अपने हित के लिए जो सरकार है उसका प्रयोग कर रही है, ये वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, ये मुस्लिम के पर्सनल लॉ में इंटरफेयर है, इसलिए इन्होंने इसे अपने कोर्ट में इन्होंने इसे अपील करी थी। यहाँ भी लिखा भी गया, इसके बाद बदलाव सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 वोट्स के द्वारा एससी का जो है निर्णय जो है निरस्त कर दिया गया था। इस पहले भी सरकार ने पूर्ण जोड़ दिया था। तो यही कारण था, मुसलमानों ने इसे अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना, इसलिए इसे जो है चुनौती दी गई। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन जो है कि यूरोपीय संघ के किन्हीं 4 देशों का नाम बताएं। तो यूरोपीय संगठन के बारे में जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूरोपीय संगठन एक ऐसा संगठन है जो कि यूरोप के देशों के बीच में स्थित है। वो यूरोप के देशों की बात करता है। इसकी जो स्थापना है वो यूरोप के कल्याण के लिए की गई थी। अगर हम इसके देशों की बात करें तो इंग्लैंड तो इससे निकल चुका है। अगर हम इसके अभी वर्तमान में इसके अगर हम बड़े बड़े देशों की बात करें तो यहाँ पर देश के, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रांस है। अब इसे पश्चिमी जर्मनी नहीं कहेंगे, ये यहाँ पर रोम संधि के बारे में डिटेल दे रहा है, इसलिए यहाँ पर इन 6 देशों के बारे में बता रहा है। आप इसे जर्मनी लिख सकते हैं, इटली लिख सकते हैं, ब्राज़ीलियम लिख सकते हैं, नीदरलैंड लिख सकते हैं। इनने 4 पूछे हैं, आपको मैंने 5 जो है वो बता दिए थे। तो यहाँ पर भी आपको 2 नंबर जो है नोट्स में से ईजिली मिल जाते। अगर अब आप देखें तीसरा क्वेश्चन हम करने की देखें तो 1975 के आपातकाल के दौरान सरकार के द्वारा किन्हीं 2 जातियों यानी कि 2 ऐसे कार्य बताइए जिनसे जो है वो जनता खुश नहीं थी, जिससे जनता खुश नहीं थी। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखें 2 जातियों के अगर बारे में हम बात करें तो एक सबसे पहले आप लगा सकते हैं कि उनके जो बड़े बड़े नेता थे उस वक्त के आंदोलन करने वाले नेताओं को, उन आंदोलन नेताओं करने वालों को यहाँ पे लिखा हुआ कि आंदोलन के अनेक विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, पहली जाति होगी। दूसरा आप यहाँ पे बता सकते हो कि जी प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, कि प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक 5 सूत्री कार्यक्रम के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर हम इसके बारे में देखें तो यहाँ पर जो एक 5 सूत्री कार्यक्रम में जो तीसरा कार्यक्रम बताया जा रहा है, परिवार नियोजन वाला, इस पर अधिक जोर दिया गया था। यहाँ पे बताया गया है कि नसबंदी पे ज़्यादा जोर दिया गया। ये भी एक जाति के रूप में गिना जाता है और लोगों को निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाता था। अगर आप लोगों ने 11वीं की पॉलिटिकल पढ़ी होगी तो उसमें पता है निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गुनाह करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि जो है वो सुरक्षा कायम करने पे, इस पर आपको कोई बाधा नहीं होती, पुलिस वाले इसे अपनी तरफ से गिरफ्तार कर सकते हैं। असल में क्राइम करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 बता दिए, आपको कोई 2 ही बताने थे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1975 में सरकार के द्वारा आपातकाल घोषित करने के कोई 2 कारण बताइए। ऐसे कोई 2 रीज़न बताइए जिसकी वजह से देश में आपातकाल लगा। तो यहाँ पे अगर हम नोट्स में बात करें तो नोट्स में हमने 5 या 7 कारणों के ऊपर डिस्कस कर रखा है, जो एकदम
इम्पोर्टेंट कारण है। अगर हम बात करें तो कारण एकदम इजीली लिखे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्थिक कारण है, नक्सलवादी आंदोलन है, छात्र आंदोलन है, रेल हड़ताल है और न्यायपालिका और सरकार के बीच संघर्ष। आप इनमें से किसी दो को छोटे से में डिटेल दे सकते थे, या फिर आपसे दो कारण पूछा है तो आप न्यायपालिका वाला बता देते। न्यायपालिका और सरकार का संघर्ष जो सबसे बड़ा कारण रहा, और एक छात्र आंदोलन जो इससे भी बड़ा कारण रहा। तो ये जो थे ये दो क्वेश्चन ये भी यहीं पे मौजूद। 2 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी आए। अगर हम 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के समक्ष किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ब्रिक्स के सामने 2 चुनौतियाँ क्या हैं? देखिए ये भी नोट्स में मौजूद है। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स संगठन के बारे में बताया गया है कि ब्रिक्स जो है एक ऐसा संगठन है जो एक क्षेत्रीय संगठन नहीं है। अधिकतर जो संगठन होते हैं वो क्षेत्रीय संगठन होते हैं, लेकिन जो ब्रिक्स है वो एक क्षेत्रीय संगठन नहीं है, वो अलग अलग देशों से अलग अलग जगह। तो उसकी सबसे पहली दिक्कत तो होगी, किसी एक क्षेत्रीय संगठन को रिप्लेस नहीं करता। तो उसके सामने चुनौती है कि उसके जो देश हैं वो अलग अलग जोनर से आते हैं, उसके देश की भौगोलिक स्थिति सिमिलरिटी नहीं है, उनके देशों की जो भौगोलिक स्थिति है वो जो है वो अलग अलग है। तो पहली हो गई। और इन देशों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है। सबसे पहली बात होगी भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से अलग है? अगर हम बात करें तो रसिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर बात करें अगर इंडिया देखें तो काफ़ी छोटा देश है। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इनमें जो एकदम विकसित देशों की अगर हम बात करते हैं, इनमें से अगर कोई एक विकसित देश है तो केवल रसिया है। रसिया के अलावा कोई भी विकसित देश नहीं है। तो ये भी जो है एक चुनौती है कि इन देशों को हम एक मंच पे ला नहीं सकते हैं। बाकी जो है सभी विकसित देश हैं और एक जो है वो बाकी जो है विकासशील देश हैं, केवल एक जो है वो विकसित देश है रसिया। तो ये है तो एक होगी विकसित देश, एक साथ विकसित देशों का ना होना, सारे विकासशील हैं और एक मात्र विकसित है। और दूसरी जो चुनौती है वो भौगोलिक चुनौती होगी। इसने 2 पूछा था, आपको 2 बताने थे। देखिए छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दक्षिण एशिया भू राजनीति धरातल में एक क्षेत्र में फिर भी इसमें विविधताएं विद्यमान है, कथन को न्याय संगत ठहराइए। ये पूछना चाह रहा है कि दक्षिण एशिया जो संगठन है, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन जो है वो संगठन तो है, लेकिन भू राजनीति में यानी धरातल पे देखें तो उसमें हम बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो विविधता यही है कि भारत और पाकिस्तान जो है किसी कभी एक मंच पे नहीं आ पाते हैं। अगर आप इसे दूसरे तरीके से समझाना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनके जो बीच के जो रिश्ते हैं वो कमजोर है। एक संगठन होने के बावजूद एक तरीके से यहाँ पर विविधताओं में इसकी कमियां बतानी। दक्षिण एशिया की भू राजनीति धरातल पर जो कमजोरियाँ, हमारी भौगोलिक स्थिति कहीं ना कहीं सिमिलर है, हमारी सामाजिक स्थिति कहीं ना कहीं सिमिलर है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ख़राब है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्थिति जो है वो आमने सामने नहीं आ पाती है। तो ये जो है इसकी कमी है। 7वां जो क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत का जो 1969 का राष्ट्रपति चुनाव है वो ऐतिहासिक माना जाता है। इसके कोई 2 कारण दीजिए, 2 इसके उदाहरण दीजिए। देखिए इसको भी नोट्स में लिखा हुआ है। ये वैसे तो दक्षिण एशिया वाला भी जो है वो नोट्स में लिखाया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो संबंध है जो खराब है। हाँ 7वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव है ऐतिहासिक क्यों माना जाता है। देखिए ऊपर हेडिंग है 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, यहाँ डिटेल में बताया गया। तो सबसे पहले देखिए ऐतिहासिक तो इस बात में माना जाता है कि यहाँ, बल्कि मैंने नोट में लिखाया है ये बात, तो नोट में काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट में दिखाया गया कि ऐतिहासिक इसलिए माना जाता है कि बीबी गिरी देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जो है किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे। वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे और उन्होंने निर्दलीय अपना पर्चा भरा और निर्दलीय चुनाव जीत गए। ऐसा देश में पहली बार हुआ और अभी तक का एकमात्र ऐसा बार हुआ है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई ऐसा राष्ट्रपति चुना गया जो कि निर्दलीय चुना गया, जिसका किसी दल से लेना देना नहीं था। दूसरी बात, अगर हम इसमें ऐतिहासिक इसलिए माने कि इस चुनाव की वजह से कांग्रेस का जो है वो विभाजन हो गया, कांग्रेस पार्टी 2 भागों में टूट गई। तो ये 2 कारण है जिसकी वजह से जो है आपका ये समझ सकते हैं कि एक जो है ये 1969 का जो चुनाव है एक ऐतिहासिक चुनाव के रूप में सामने निकलकर 1969 का राष्ट्रपति चुनाव इस तरीके से ऐतिहासिक हुआ। इस तरीके से चुनाव जो है। अगर हम 8वां बात करें 8वें क्वेश्चन की, 8वां क्वेश्चन जो कहता है वो पूंजीवाद तथा व्यक्तिवाद की अवधारणा का विरोध करने किसने किया। और उसके बाद जो है, अथवा आप ये भी कर सकते हैं कि राम मनोहर लोहिया के प्रतिपादित
जो चौबुद्र राजनीति है, ठीक है, उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। तो देखिए जो दोनों है आपका पूंजीवाद तथा व्यक्तिवाद, ये दोनों का विरोध जो है ये आप ये समझ सकते हैं कि समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने ही करा था। दोनों क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो पूंजीवाद तथा व्यक्तिवाद का अवधारणा का विरोध किसने करा, क्यों करा, और दूसरा राम मनोहर लोहिया वाला। देखिए दोनों चैप्टर जो है छठे चैप्टर से है, यानी कि आपातकाल वाले से, किताब में से छठा चैप्टर है, इसलिए मैं छठा बोल रहा हूँ। तो वैसे तो पूंजीवाद का विरोध जो है आप ये समझ लीजिए कि राम मनोहर लोहिया भी करते थे, क्योंकि वो समाजवादी नेता थे, तो इस वजह से वो विरोध क्या करते थे। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर ये प्रैक्टिकल ये किसके लिए पूछा गया है इंडिविजुअली, तो ये अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे, ये पूछा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पूछा गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वही व्यक्ति थे जिन्होंने आरएसएस का निर्माण करा था, भारतीय जनसंघ का निर्माण करा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो व्यक्ति थे पूंजीवाद तथा व्यक्तिवाद तथा मार्क्सवादी समाजवाद के विरोधी थे। इनके अनुसार पूंजीवाद पूछा गया ना क्यों, तो पूंजीवाद अथवा समाजवाद मानव के मस्तिष्क का विकास करते हैं, आत्माधिक का विकास नहीं करते हैं। तो सीधा सा आंसर था ये था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसका विरोध, पूंजीवाद तथा व्यक्तिवाद का विरोध करते। रीजन यही है कि पूंजीवाद तथा व्यक्तिवाद की वजह से मनुष्य के मानव का मानसिक विकास पर बल हो सकता है, मनुष्य जो है शारीरिक विकास हो सकता है, उसका मानसिक विकास हो सकता है, आत्मिक विकास नहीं हो सकता, उसे शांति नहीं मिल सकती है। वो एक कुछ न कुछ नए ट्राई करने की कोशिश करेगा, उसे लगेगा कि अब मैंने ये प्राप्त कर लिया है, मुझे इससे आगे बढ़ना है। अगर दूसरे की बात करी जाए राम मनोहर लोहिया वाले क्वेश्चन की कि राम मनोहर लोहिया के द्वारा चौर बोर्ड क्या था, तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो राम मनोहर लोहिया के समाजवाद के 4 स्तंभ, ये इन्हीं के बारे में पूछा गया है कि राम मनोहर लोहिया का मानना था कि अगर किसी देश का विकास हो सकता है तो उसके लिए केंद्र जरूरी है, क्षेत्र जरूरी है, जिला जरूरी है, ग्राम जरूरी है। जब ग्राम बेहतर होगा तो जिला बेहतर हो जाएगा, जिला बेहतर होगा तो क्षेत्र बेहतर हो जाएगा, क्षेत्र का मतलब राज्य, और जब राज्य बेहतर होगा केंद्र बेहतर हो जाएगा, केंद्र का मतलब होता है देश यानी कि भारत। तो उन्होंने बोला कि अगर हमें विकास करना है तो ये 4 स्तंभ है, 4 बुर्जे हैं जिन्हें क्या कहते हैं, हम इनकी तरफ से देश का विकास कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो संपन्न खत्म होते हैं। आगे हम बात करें अगर 9वें क्वेश्चन के ऊपर, तो 9वां क्वेश्चन ये है कि स्पष्ट कीजिए कि दक्षिण एशिया में राजनीति में चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी मुख्य भागीदारी में है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आप एग्जैक्ट इसका जो आंसर है एक जगह नहीं लिख सकते, आपको दक्षिण एशिया वाला जो चैप्टर है वो पूरा पढ़ना पड़ता है। फिर दक्षिण एशिया का हम पहले बताना पड़ेगा कि देखिए दक्षिण एशिया जो एक ऐसा संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया का भाग चाइना तो है, लेकिन चाइना ने कभी भी अपने आप को दक्षिण एशिया का भाग नहीं माना। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो उसका इम्पैक्ट यहाँ से आ जाएगा कि नेपाल के देशों में, अगर वही हम बात करें अमेरिका की, तो पाकिस्तान जैसे देश, अफगानिस्तान जैसे देश, अब हम काफ़ी हद तक कहते हैं कि बांग्लादेश जैसे देश, इन पर जो है कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से इनकी दृष्टि बनी रहती है, इनके ऊपर दया की भावना रहती है, इन्हें कर्जा देना हो, इन्हें लोन का मुहैया कराना हो, वो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो कर रहा है, तो इनकी भागीदारी जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर निर्भर है। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना वही आपके नेपाल जैसे देशों को इन्फ्लुएंस करता रहता है, तो ये जो है ये इनकी भागीदारी है दक्षिण एशिया की राजनीति में, ये यहाँ पर इस तरीके से इसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। 10वें क्वेश्चन के ऊपर बात करें, मैंने पूरे साल बोला कि ये जो पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा, और ये अगले साल भी पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ जो है आपका, यूरोपीय संघ एक राष्ट्र राज्य के रूप में व्यवहार करने वाला संगठन है, उसके उत्तरदायी बनने वाले किन्हीं 4 कारणों के बारे में उजागर कीजिए। इनडायरेक्टली ये पूछना चाहता है यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए नोट्स में है, ये भी नोट्स में सिंपल बताया गया और नोट्स में भी इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया है। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि यूरोपीय संघ जो है वो आर्थिक, राजनीतिक तथा उपनैतिक तथा सैनिक रूप से एक बहुत शक्तिशाली देशों में से एक है, तो पहला कारण तो इसका यही हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो इनकी साझी नीति क्यों एक देश के रूप में काम करता है, तो यूरोपीय संघ जो है वो एक साझे देश के लिए काम करता है। देखिए वो एक देश नहीं है लेकिन एक देश के रूप में कार्य कर रहा है। कैसे? उनकी विदेश नीति एक है, उनकी सुरक्षा नीति एक है, उनके आंतरिक मामले एक है, उनके न्याय के मामले एक है, उनके एक समान मुद्रा की नीति है। तो ये ओके इसके 2 कारण। अगर वहीं पे हम बात करें तो इसके और क्या कारण हो सकते हैं, इन्होंने 2005 में 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का व्यापार जो इन्होंने करा था, तो ये इसका तीसरा कारण हो गया। अगर हम चौथा कारण की बात करें तो विश्व व्यापार में इनकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी ज़्यादा है। अगर हम उसके अलावा में बात करना चाहें तो यूरोपीय संघ जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना उसके पास है। अगर इसके और पॉइंट्स आप जानना चाहते हैं तो यूरोपीय संघ जो है रक्षा के बजट में अमेरिका के बाद दूसरा जो है वो सबसे बड़ा
संगठन है, या फिर ये मान लीजिए कि उनका जो होता है पूरा मिलाकर संचार तथा प्रौद्योगिकी मामले में। तो एक तरीके जो है वो आपसे पूछना चाह रहा था यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताएं। तो इसका जो सबसे मेन पॉइंट्स था वो यही था कि यूरोपीय संघ की साझी विदेश नीति, साझी सुरक्षा नीति है, वो सभी चीज़ साझी रूप से काम करते हैं, एक दूसरे के आंतरिक मामले में सहयोग करते हैं, ये उनका मेन बात थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैप है। मैप काफ़ी इजी था, मैं इजी इसलिए कहने वाला हूँ, आप अभी देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वह राज्य जिससे नेहरू मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य की नेहरू के जो मंत्रिमंडल में एक महिला, जो एकमात्र महिला जो थी, राजकुमारी अमृता प्रीतम कौर, ये रहा क्वेश्चन। राजकुमारी अमृता प्रीतम कौर का संबंध जो था वो किस राज्य था, किस राज्य से था। ये तो आप फर्स्ट टर्म से समझ सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म में इनके ऊपर डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर मैप डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पर अगर हम मैप की बात करें तो मैप जो है वो काफ़ी ईजी आया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैप के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैप के क्वेश्चंस के ऊपर अगर हम डिस्कस करना चाहें तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है वही लिखा गया है कि उस राज्य के बारे में बताइए जहाँ से नेहरू की मंत्रिमंडल की जो एकमात्र महिला थी वो बिलोंग करा करती थी, जिनका नाम था राजकुमारी अमृता प्रीतम कौर। तो ये जो है आपके समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म से क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बारे में डिस्कस किया गया है इसमें, तो यहाँ पर इसलिए हम कह सकते हैं। देखिए 1 नंबर का है, तो यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है अमृता प्रीतम एक लेखिका थी और वो पंजाब के क्षेत्र से बिलोंग करती थी, यानी कि आपको यहाँ पर सी जो है आपका जो ऑप्शन है वो पहले का जो सी है पंजाब, वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, पूरी तरीके से जो था वो सही था। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका पूछ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष एस निजलंगप्पा, वही ये अध्यक्ष थे जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को बाहर निकाला था। तो पूछा जा रहा है कि एस निजलंगप्पा जो हैं वो किस पार्टी से संबंधित थे, अरे किस राज्य से संबंधित थे। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखना चाहें तो यहाँ पे नोट्स में भी देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है कि एस निजलंगप्पा जो कि कर्नाटका से बिलोंग करा करते थे। तो इसका आंसर जो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी जो है इसका राइट आंसर है, यहाँ से ये बिलोंग करा करते थे। वहीं पर अगर हम बात करें वह राज्य जहाँ से कृपाल ठाकुर बिलोंग किया करते थे, तो देखिए ये जो थे ये आपके बिहार से बिलोंग करा करते थे। अगर अभी भी नहीं समझ पाएगा तो आप चौथा क्वेश्चन कर दे देंगे, चौथा क्वेश्चन जो है वो इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन जो है आपका ये है कि वो राज्य जिससे कि राजनीतिक जो पार्टी है आपकी डीएमके जो है वो किस राज्य से संबंधित है, डीएमके का जो बिलोंग है वो किस राज्य में है, डीएमके ने किस प्रकार से वहाँ पे अपनी स्थिति को बेहतर किया है और वो कहाँ से किस पार्टी से बिलोंग करता करते थे। तो डीएमके जो थी वो मद्रास से बिलोंग करा करती थी, तमिलनाडु से, वो वहीं की पार्टी थी, वहीं पे इसका बिलोंग था और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। डीएमके का आंसर हो जाएगा बी, चौथे का आंसर हो जाएगा बी और आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा ए। तो ये जो था ये पूरा मैप था। आशा करते हैं आपको मैप जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डीएमके के बारे में बताया गया, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि राज्यों के बात करी गई। देखिए तमिलनाडु लिखा गया है और तमिलनाडु के एकदम ठीक सामने लिखा गया एआईडीएमके और डीएमके। अब चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। 6 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो 12वां जो क्वेश्चन दिया गया है ए और बी, उनमें दोनों से वैश्वीकरण से पूछा गया कि वैश्वीकरण के संबंध में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जो है वो किस प्रकार से है। आप यहाँ पे वैश्वीकरण के बारे में बता सकते थे कि वैश्वीकरण की वजह से राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, क्योंकि वैश्वीकरण जो है वो वैश्वीकरण की वजह से जो वैश्वीकरण का जो कारण है, अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है वैश्वीकरण का पारस्परिक जुड़ाव। कि वैश्वीकरण का जो सबसे बड़ा कारण है कि वैश्वीकरण की वजह से जो देश हैं वो परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं तो वो सभी कार्यों में जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल फिर वो एक चीज़ों पे आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता का मतलब पूरे विश्व कुछ विषयों को लेकर एक दूसरे के मामले में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे वो विषय जो है वो लाइलाज बीमारियों के बारे में, पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में और खनिजों के बारे में है। तो यहाँ पे इसी के बारे में बताना है कि इस कठिनाई का विश्लेषण करना था कि किस प्रकार से इन्हें दूर करने के लिए हम एक दूसरे के साथ जो है वो शामिल होते जा रहे हैं। आप इसमें कोविड का एग्जाम्पल बता सकते थे, इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के मामले में लेकर कि दक्षिणी देशों की तथा क्या कहते हैं उत्तरी देशों की भूमिका बता सकते थे। अगर आपको इतना भी हार्ड लगता था तो आपको सीधा कर सकते थे, आप राजनीतिक प्रभाव बता देते
कि राजनीतिक प्रभाव की वजह से राज्य की क्षमता में किस प्रकार से कमियां आई हैं, और वैश्वीकरण के मामले में विदेशी सूचना का आदान प्रदान करने से इस वैश्वीकरण की वजह से ये राजनीतिक सूचना जो है एक दूसरे को मिल रही है, जिसकी वजह से आतंकवाद पे रोक लगी है। इसी प्रकार से आप आर्थिक में बता देते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं किस प्रकार से एक दूसरे के देशों में इन्वेस्ट करते जा रही हैं, तो उसकी वजह से भी पारस्परिक जुड़ाव जो है कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। इसमें मैं बार बार जब पढ़ाता भी एग्जांपल देता था कि एक आप नोएडा में एक फैक्ट्री, अगर मान लीजिए कि सैमसंग ने फैक्ट्री खोली है, तो दुनिया की सैमसंग की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में है, खुली कहाँ है, इंडिया में है। और जो सैमसंग है वो इंडिया के बाहर की कंपनी है, लेकिन इन्वेस्ट क्या कर रही है, इंडिया में, क्योंकि पारस्परिक रूप से एक दूसरे के लिए जुड़ाव है। अगर हम सांस्कृतिक रूप से बात करें तो खान पान में पूरी तरीके से शामिल हो जाता है। अगर हम बात करें वैश्विक, इसका जो ऑप्शन था वैश्वीकरण के प्रौद्योगिकी की भूमिका बताई, इसमें आप आर्थिक भूमिका बताना था प्रौद्योगिकी वाले में, तो आप आर्थिक वाले को विश्लेषण कर दीजिए कि हस्तकला जो है वो एकदम खत्म होती जा रही है, नई नई कलाएँ जो है सामने आती जा रही है। और 13वां क्वेश्चन, सबसे आखिरी क्वेश्चन जो है यहाँ पर, सबसे आखिरी क्वेश्चन है 1989 के बाद भारतीय राजनीति में बहुदलीय गठबंधन प्रणाली के आने के कारण 3 कारण उजागर कीजिए। कि भारत में ये जो इनडायरेक्टली ये जो पूछना चाह रहा है कि गठबंधन के आगे बढ़ने के कारण क्या हैं, गठबंधन के उदय होने के कारण। तो यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से एकदम पॉइंट्स बताए गए। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट्स बताए गए गठबंधन की सरकार के उदय कारण, क्योंकि जो गठबंधन की सरकार की अगर हम बात करें तो जो एक दौर आया, एक एरा आया, वो जो एरा आया है वो आया है 1989 के बाद से। तो 1989 के बाद से आया, तो वही पूछ रहा है आपसे कि 1989 के बाद से भारतीय राजनीति में जो दल जो है वो आने के कारण क्या रहे। सबसे जो पहला कारण बताया जा रहा है कि बहुदलीय व्यवस्था की वजह से छोटे छोटे दलों की ताकत बढ़ी है, क्योंकि भारत में बहुत सारे दल हैं, तो छोटे छोटे दल जो है कहीं भी इलेक्शन लड़ते हैं, और जो भी सीट जीत के आते हैं तो या तो इंडिविजुअल रहेंगे तो सरकार नहीं बन पाएगी, सरकार बनाने के लिए उनकी गठबंधन जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना, कुछ ऐसे दल हो जाना जो कि राजनीतिक स्तर पर कमजोर हो जाना, उनकी पकड़ जो है पूरे भारत में ना पहुंच पाना, तो इसलिए हमें क्षेत्रीय दल की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। जैसे कि अगर एग्जांपल के रूप में देखें, बीजेपी अगर आप देखें तो इस वक्त का भारत का जो सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ा राजनीतिक, भारत का क्या, विश्व का अगर आप बात करो तो विश्व का सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है वो बीजेपी है। लेकिन अगर हम बात करें तो दक्षिण के क्षेत्रों में जैसे अगर आप बात करो केरल में, तो केरल में जो है आपका बीजेपी का उतना बड़ा नाम नहीं है। अगर आप बात करो तेलंगाना में उतना बड़ा नाम नहीं है। आंध्रा में बात करो तो आंध्रा में उतना बड़ा नाम नहीं है। तो इसलिए वहाँ के उनके क्षेत्रीय दलों से उन्हें गठबंधन करना पड़ता है। तीसरा जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का पूरे देशों तक, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का पूरे देश तक ना पहुंच पाना, तो ये वहाँ तक पहुंच नहीं पाए। ऊपर वाला है अगर पहुंचे भी हैं तो वो क्या कहते हैं, कमजोर हो चुके हैं। अगर यहाँ पे पहले में आप कांग्रेस के नज़र से आप देख सकते हो। और जो चौथा जो है क्षेत्रीय दलों का मजबूती होना, कि इन क्षेत्रीय दलों की भूमिकाएं जो है बढ़ती जा रही हैं, वो क्षेत्रीय दलों को लेकर एक साथ आ जाते हैं। 1991 के बाद भारतीय राजनीति में आए एक शक्तिशाली राजनीतिक दल के रूप उभरने के 3 कारण बताइए। तो इसमें अगर आप 3 कारण बताना चाहते हैं तो सबसे पहले एक भारत में बदलती हुई राजनीति का देखने को मिला, कि एक आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से 3 कारण अगर आपको इसमें, सबसे पहले अगर अयोध्या विवाद यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि एक अयोध्या विवाद की वजह से राजनीतिक दल जो है वो सामने निकल कर आया। राष्ट्रवाद की नीति अगर हम बात करें तो उसकी जो विचारधारा है, एक तरीके से देश को आर्टिकल नंबर बीजेपी का जब से गठन हुआ है 6 अप्रैल 1980 से, यहाँ पे बताया गया 6 अप्रैल 1980 में इसका गठन हुआ था। 1980 में जब से इसका गठन, सबसे पहले आपको बीजेपी के बारे में बताना था। बीजेपी जो है एक राजनीतिक पार्टी है जिसका जो गठन हुआ 1980 में से हुआ, और 1980 में इसका जो गठन हुआ वो जनता पार्टी से निकल कर बना, और जनता पार्टी में 1977 में शामिल हुए थे। जनता पार्टी में जब ये शामिल हुए थे तब इनके पार्टी का नाम आरएसएस हुआ करता था, और आरएसएस की स्थापना जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने करी थी। आरएसएस मिलकर जनता पार्टी में गया, और जनता पार्टी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी का 1980 में निर्माण हुआ। इनके अगर हम बात करें इनके मजबूत होने के कारण क्या है, तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की नीति, कि इनकी जो नीति राष्ट्रवाद की नीति है, पूरे देश को एक करने की नीति है। दूसरा आप देख सकते हो हिंदुत्व को जोर देना, कि इनके जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर जोर देते हैं। अगर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे कैसे जोर देते हैं, तो अयोध्या विवाद के बारे में आप बता सकते हो कि अयोध्या विवाद से क्या कहते हैं, बीजेपी पार्टी का पुराना नाता रहा। इन्होंने कार सेवा शुरू करी, इन्होंने रथ यात्रा शुरू करी। आप इन्हें कैसे बता सकते हैं कि रथ यात्रा कार सेवा बीजेपी के द्वारा कैसे शुरू करी, लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। और अगर आप तीसरा इसमें बताना चाहते हैं हिंदी भाषाओं पर जोर, या फिर एक तरीके से पूरे देश को एक माला में पिरोने के लिए इनकी एक जो नीति है, ये जो इनके ये 3 कारण है। तो ये था आपका पूरा का पूरा पेपर। आप जैसा देख सकते हैं कि लगभग पूरा पेपर जो है नोट्स में से आया, और मैंने आपको यहाँ पे आंसर बता दिए हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा।
और आप सभी लोगों ने अपनी पूरी मेहनत से इस पेपर को किए होंगे। यहाँ पे 3 ही सेट थे, इसलिए मैंने तीसरा सेट था इसलिए मैंने तीसरे सेट के ऊपर जो है डिस्कस किया था। बाकी जो है 2 सेट जो हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल और केवल वो दूसरा एक जो 4 नंबर के जो 2 क्वेश्चन है वो इसमें अंतर है। तो आपको अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। और इसके साथ साथ ये अगर आपको अगर लिंक से भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, इजीली सर्च करिए कोठारी क्लासेस, आपको वहाँ पर हमारी जो जितने भी डिटेल्स वीडियो होंगी या फिर हमारे जो भी नोट्स प्रोवाइड होंगे, जैसे कि इस साल के लिए हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो नोट्स है ये आ चुका है, नए सिलेबस का नया नोट्स आ चुका है। ये तो पुराने नोट्स थे, नए नोट्स आ गए हैं। जैसे कि जो भी दूसरा चैप्टर जो भी ऐड हुआ है, 2 चैप्टर इस चैप्टर में ऐड हुए हैं, इस साल ऐड हुए हैं। सबसे पहले तो सुरक्षा वाला और पर्यावरण वाला। इसके साथ साथ ही हमारे इको के नोट्स भी आ गए हैं। ये तो पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस है। इसके साथ साथ हमारे इको के नोट्स भी आ गए हैं। इको का अगर आप देखना चाहें तो ये हमारा हिंदी मीडियम का नोट्स है। यहाँ पे बताया भी गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का है, हिंदी मीडियम का है। और इसके साथ साथ हमारे जो इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं वो भी आप आ गए हैं। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं, इनके बारे में आप अधिक से अधिक डिटेल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इजीली जाके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे कोठारी क्लासेस। वहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी क्वेश्चंस पेपर होंगे, जो भी न्यू चीज़ें हम करने वाले होंगे अपने चैनल पे, हम वहाँ पे डिस्कस कर देंगे। और इस साल हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकें, जो भी नए नए सिलेबस में चेंजेस हुए हैं वो भी आपको बता सकें। तो आशा करते हैं आपकी जो हमारे वीडियो आपको हेल्पफुल रहे होंगे और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आपके फ्यूचर के लिए, जिन्होंने भी 12th का पेपर दे दिया है, उनके लिए फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट है। और आप आगे जो भी पेपर है उन्हें अच्छे से कीजिए और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपके फैमिली में कोई छोटा भाई बहन जो भी 12th क्लास में आ रहे हैं, 11th क्लास में आ रहे हैं, तो उन्हें उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।